हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका एंड दैनिक भास्कर 5 जनवरी। तो बने रही इस वीडियो से अंत तक। तो इस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आई शो करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये है K9 वज्र की बात की जा रही है। ये एक टैंक है। तो K9 वज्र टैंक को हरी झंडी मिल गई है भारतीय सेना में शामिल करने के लिए। तो नाम याद रखिएगा, K9 वज्र टैंक। K9 वज्र टैंक को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। ये यहाँ पर इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। दूसरी यहाँ पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है JEE एडवांस की, यानी इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होता है ये। तो यहाँ पे इस JEE एडवांस की तारीख है वो 7 तारीख कर दी गई है अभी। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी के द्वारा बताया गया है कि 7 जनवरी को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये IIT में प्रवेश के लिए एग्ज़ाम कराया जाता है। तो यहाँ पे अब ये कई सारे चरणों में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। बताया भी था उन्होंने कि आई थिंक 3 या 4 एग्ज़ाम ये प्रतिवर्ष कराएंगे। तो जो बच्चे मिस हो जाते हैं उनसे एग्ज़ाम किसी कारणवश, तो उनको दोबारा से जल्दी मौका मिल जाएगा। तो इस प्रकार का प्रोविज़न भी किया जा रहा है। तो अभी 7 तारीख को फिलहाल ये 7 जनवरी को एग्ज़ाम होने जा रहा है। ये कुछ अच्छी खबर है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें राजस्थान के अंदर, तो उनके लिए कनिष्ठ लिपिक के 511 पदों पर होगी भर्ती। ये कहाँ पे भर्ती होगी, ये कल ही न्यूज़ एक्चुअली आई है शाम को। कृषि उपज मंडियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 रिक्त पदों पर भर्ती की CM अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर 253 नए पद सृजित किए जाएंगे सूचना सहायक के। तो 2 पद हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सूचना सहायक के 253 हैं और LDC के 511 पद हैं यहाँ पे। तो इनको प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप पटवार वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ आपके लिए आगे ये भी कुछ आगे आने वाले टाइम में वैकेंसीज होंगी, तो इनमें भी आप शामिल हो सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये कल ही एक और नोटिफिकेशन जारी किया था डोटासरा जी ने। उसमें बताया था कि जो कन्फ्यूजन चल रहा था लोगों में, रीड के अंदर लेवल 1 और लेवल 2 की जो बात हो रही थी, तो वहाँ पे विरोध कर रहे थे लेवल 1 में जो STC करे हुए विद्यार्थी थे। तो वो विरोध कर रहे थे कि उन्होंने जो STC की है, क्योंकि यहाँ पे BEd वालों को शामिल कर लिया गया था इसमें लेवल 1 में, तो विरोध कर रहे थे कि केवल रीड लेवल 1 उनके लिए होना चाहिए। किन के लिए होना चाहिए? STC वालों के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है। अब यहाँ पे BEd वाले भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब रहा? तो डोटासरा जी ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि लेवल 1 में केवल STC जिन्होंने की हुई है केवल उन्हीं को शामिल किया जाएगा। लेवल 2 में BEd धारी जो होंगे उनको शामिल यहाँ पे किया जाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान की बात की जा रही है। यहाँ पे नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में स्थित है। यहाँ पर शेरनी है बेगम, तो शेरनी बेगम की मौत हो गई यहाँ पे, इसने दम तोड़ दिया है। तो ये है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। मुझे आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान में सबसे पहला जैविक उद्यान कहाँ पे बनाया गया था और सबसे लेटेस्ट जैविक उद्यान का नाम बताइए। इसके अलावा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, मैं आपको बता चुका हूँ, उसको पहले भी बता चुका हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये अच्छी घोषणा है एक CM साहब की, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में स्पेशली, ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए राजस्थान के अंदर। तो ये बहुत अच्छी घोषणा है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, राजस्थान में CM गहलोत के द्वारा ओलंपिक में यदि आपने गोल्ड मेडल जीता है तो यहाँ पे आपको प्राइज मनी जो मिलेगी अभी 3 करोड़ रुपये मिलेगी। बहुत बड़ी अच्छी राशि यहाँ पे दी है इन्होंने। तो बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है इस तरह की चीज़ करने पर। तो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा लोग निकल के आएंगे। अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़ रुपये मिलेंगे। यदि आप सिल्वर मेडल जीतते हो तो आपको 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा प्राइज मनी, और ब्रॉन्ज मेडल यदि आप जीतते हो तो आपको 1 करोड़ रुपये प्राइज मनी की घोषणा यहाँ पे की गई है। बहुत अच्छी खबर है ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, जो भी स्पोर्ट्स प्रेमी है तो उनके लिए अच्छा है। एक बहुत ही अच्छा प्रमोशन वाली बात है ये स्पोर्ट्स को लेकर के। राजस्थान में अच्छे प्रयास हैं ये गहलोत साहब के। तो देखते हैं आगे। और पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है कि अभी कोविड-19 के लिए 2 वैक्सीन डेवलप की हैं भारत के अंदर। कोवैक्सीन है और दूसरी कौन सी वैक्सीन है मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। एक कोवैक्सीन है, दूसरी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ देख लेते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो चीज़ें ये चल रही हैं कि विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कुछ और लोग भी यहाँ पे विरोध ये कर रहे हैं कि ऐसी क्या जल्दबाजी हो रही है कि हम वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप कर रहे हैं, इमरजेंसी उसको अनुमति भी दे रहे हैं हम। इसके आप प्रिकॉशंस भी देख लीजिए, इसके आप इम्प्लीकेशंस भी देख लीजिए।
तो यहाँ पे कई सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वैक्सीन डेवलपमेंट बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमने बहुत जल्द इस वैक्सीन को डेवलप किया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत लोगों के साथ हो जाए इस वैक्सीन को दिए जाने के बाद। तो ये एक खतरा मंडरा रहा है, ये एक संकट की बात बोल रहे हैं, ये एक आशंका जता रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। तो ये कुछ इनके डिस्कशन चल रहे हैं यहाँ पे, ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पे। तो इस वैक्सीन को लेकर के बात चल रही है कि क्या सही है इतनी जल्दी वैक्सीन को डेवलप मतलब लोगों के लिए स्टार्ट किए जाना, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारत की दो वैक्सीन जो है इनके जो रिजल्ट्स हैं तकरीबन 70% के आसपास हैं, जबकि जो अमेरिका की फाइजर वैक्सीन है वो 90% के आसपास अपने रिजल्ट दे रही है, मतलब कि सक्सेस रेट जो अपने बता रहे हैं। तो ये कुछ इनके डिफरेंस है थोड़े से। और क्या चीज़ें इनको लेकर के होती हैं, तो काफ़ी सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वैक्सीन डेवलपमेंट करने को लेकर के। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लंबा फेज़ है। कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट करने के लिए तकरीबन 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं। सबसे पहला इसमें एक्सप्लोरेटरी फेज़ होता है, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, यहाँ पे जानवरों के ऊपर ट्रायल किए जाते हैं। उसके बाद क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है इंसानों के ऊपर। ये 3 फेज़ में होता है, ये क्लिनिकल डेवलपमेंट 3 फेज़ में होता है। तो 2 से 3 वर्ष केवल इसी फेज़ में लग जाते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी रिव्यू अप्रूवल का समय चलता है यहाँ पे, फिर मैन्युफैक्चरिंग इसकी की जाती है, और उसके बाद अंत में इसकी क्वालिटी कंट्रोल को भी चेक किया जाता है। तो ये 6 फेज़ हैं। यहाँ से निकल के कोई वैक्सीन बनती है, तकरीबन मैं बता रहा हूँ आपको 7 से 8 वर्ष लग जाते हैं। और हम इतनी जल्दी इस प्रकार की वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं और उसको यूज़ करने की अनुमति भी दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए लोगों के साथ में, इस प्रकार की आशंका जाहिर की जा रही है। ये कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या चीज़ें और निकल करके आती हैं। तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि वैक्सीन डेवलपमेंट का काम कैसे होता है। हाँ, एक और बात ये है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीन डेवलपमेंट का काम किया जाता है। भारत बहुत ही अग्रणी देश है एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, यानी कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के भारत बहुत ही अग्रणी देश है। मतलब कि वैक्सीन डेवलपमेंट यदि यूएसए ने कर लिया है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को जरूर ऑर्डर दिया जाता है, क्योंकि इस मामले में भारत बहुत ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। और तो ये यहाँ पे कुछ घटनाक्रम है जो कि इसमें चल रहे हैं सारे के सारे, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। देखते हैं आगे। ये एक पिक्चर है, यहाँ पे अंतरिक्ष की पिक्चर है। यहाँ पे एक तारा है, वो टूटा है। इस तारे का नाम है एटा कैरिना। एटा कैरिना तारा यहाँ पे टूटा है। तो हबल टेलीस्कोप है, एक नासा का टेलीस्कोप है। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन टेलीस्कोप है ये। तो हबल टेलीस्कोप का यूज करते हुए ये तारा टूटा है, उसकी ये पिक्चर ली गई है। देख सकते हैं अब आतिशबाजी जैसा दिख रहा है यहाँ पे माहौल। अब मैं आपको बता दूं, स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है, यानी कि न्यूक्लियर संलयन इसको बोलते हैं हिंदी में। और हाइड्रोजन बम के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है यहाँ पे। और इसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है, सूरज के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम परमाणु बम की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियर विखंडन देखने को मिलता है, यानी कि फिजन। न्यूक्लियर फिजन देखने को मिलता है, यानी कि न्यूक्लियर विखंडन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ये परमाणु बम के अंदर देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बम, तारे और सूरज, इनके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है, यानी कि न्यूक्लियर संलयन। तो ये आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए इस प्रकार की चीज़ों के बारे में। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में थोड़े से हालात सुधर रहे हैं अभी, लेकिन बेरोजगारी फिर भी बढ़ रही है। ये बात निकल के आ रही है कैसे। दिसंबर के माह में पीएमआई में सुधार देखने को मिला है। पीएमआई क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये बताता है कि लोगों की डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि सपोज पहले 100 मोबाइल खरीदने वाले थे, लेकिन अभी 150 हो गए हैं। तो आप डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग यदि ज़्यादा बढ़ाई जाएगी तो रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिएगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिएगा तो लोग भी ज़्यादा चाहिएंगे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ साथ बढ़ने लगेगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें चलती हैं इकोनॉमी के अंदर। तो ये पीएमआई इंडेक्स इसमें बता रहा है कि इसमें सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन बेरोजगारी फिर भी अभी बढ़ रही है। तो ये कुछ इसमें आशंका जताई जा रही है कि इसको कैसे डील किया जाए। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि पीएमआई इंडेक्स क्या होता है। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये एक भारतवंशी हैं, यहाँ पे इनका नाम है विजय शंकर। ये इनकी पिक्चर है यहाँ पे। तो ये विजय शंकर साहब को अमेरिका में जज के लिए नामित कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा। तो ये देखते हैं आने वाले समय में जज वहाँ पे बन जाएंगे, ये बात की जा रही है। वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पे बता रहे हैं सर्वोच्च अदालत के जज बन जाएंगे। इनके नाम है विजय शंकर, तो नाम जरूर याद रखिएगा। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये यहाँ पे न्यूज निकल के आई है, छिनेगा पाक का मुख्य गैर नाटो सहयोगी का दर्जा। ये मुख्य गैर नाटो सहयोगी क्या होता है,
नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है नाटो, इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था 1944-45 में, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की निकल करके आई नाटो। तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, ये आपको पता होना चाहिए। नाटो यहाँ पे 30 देश है इसमें शामिल, इसमें कुछ नॉर्थ अमेरिका के देश हैं और कुछ यूरोप के इसमें देश हैं नाटो के अंदर। तो ये 30 देशों का बना हुआ एक समूह है नाटो। यहाँ पर एक गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया था पाकिस्तान को। किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अमेरिका के द्वारा। गैर नाटो सदस्य क्या होता है? यानी कि ये नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन कुछ कारण की वजह से, यानी कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस होते हैं उसके कारण इसको नाटो का गैर सहयोगी बना दिया। किसने बना दिया? यूएसए के द्वारा ऐसा बोला गया। लेकिन अब ये दर्जा छीनने की बात की जा रही है पाकिस्तान से गैर नाटो सहयोगी का। तो ये मतलब ये सदस्य नहीं है, सहयोगी है, एसोसिएट आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि इसके मेंबर हैं वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप देश की कंट्रीज हैं नाटो के मेंबर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि यहाँ पे एक नैन्सी पेलोसी है, नैन्सी पेलोसी इनका नाम है। तो अमेरिका में नैन्सी पेलोसी महिला है, ये एक चौथी बार हाउस स्पीकर चुन लिया गया है। इनको हाउस स्पीकर चुन लिया गया, महिला है, एक बहुत बड़ी बात होती है। डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं नैन्सी पेलोसी। तो ये एक महिला होने के नाते एक बड़ी अच्छी खबर है कि चौथी बार इनको हाउस स्पीकर चुन लिया गया है यहाँ पे। तो ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अभी अमेरिका में नए राष्ट्रपति अपनी शपथ लेंगे, जनवरी के महीने में ही लेते हैं वो, जो बाइडेन साहब। ये एक न्यूज़ है, दैनिक भास्कर से लिया गया है। यहाँ बात की गई है कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ये एक न्यूज़ आई है बड़ी ही अच्छी सी यहाँ पे, तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसके संबंध में। तो कालीबंगा सभ्यता ये वर्ष 1952 की बात है। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1952 वर्ष के दौरान। अब इसका उत्खनन का कार्य जो किया था उनमें है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1961 से 1969। अब आपको इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है उत्खनन और खोज। तो आप समझिए कि सबसे पहले खोज की जाएगी, उसके बाद उत्खनन स्टार्ट किया जाता है। आपको पता लगेगा कि यहाँ पे सोना है तभी तो आप उत्खनन स्टार्ट कर दोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं भी जाके उत्खनन स्टार्ट सीधा ही कर दोगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी सीरीज कैसे चलती है। पहले खोज होगी, उसके बाद वहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू होगा। उत्खनन में चीज़ें पता लगती हैं कि क्या इसमें निकल के आ रही है, क्या साक्ष्य मिल रहे हैं इसमें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, तो इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो नाम इंपॉर्टेंट है, बीबी लाल बीके थापर, उत्खनन किया था। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता से पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता व हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। किसके? पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अब मैं बता दूं, मेजर सभ्यता तो है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पाकालीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर, पहला शहर जो बना था वो हड़प्पा शहर बना था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पाकालीन सभ्यता भी बोल देते हैं। सिंधु सभ्यता क्या है? जैसे कि सिंधु नदी बह रही है, उसके आसपास मतलब ये कुछ डेवलपमेंट सबसे पहले किया गया था, तो इसका नाम इसलिए दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। यानी कि आपको पता होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कहीं भी कोई चीज़ डेवलप होती है तो देखा जाता है कि पानी के मतलब रिसोर्सेज क्या है वहाँ पे आसपास। सबसे पहला पानी देखा जाता है कि पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। जैसे कि हम हिंदुस्तान में बात करते हैं तो हमारे रेगिस्तान वाला एरिया जो है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है? बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं है, हार्श कंडीशन है रहने के लिए। लेकिन यदि आप यूपी वाला एरिया में जाते हो तो वहाँ पे प्लेन एरिया है, वाटर की अच्छी अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे सभ्यता डेवलप हो जाती है। मतलब सबसे पहले चीज़ें वहाँ पे डेवलप होंगी, उसके बाद दूसरे एरियाज में डेवलप होती हैं। इसी प्रकार से सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले जो सभ्यता विकसित हुई उसे हमने बोला सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसका जो प्रमुख और पहला शहर बना वो बना हड़प्पा शहर, तो उसको हड़प्पाकालीन सभ्यता बोल दिया। तो हड़प्पाकालीन सभ्यता जो है उसमें पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष हमको कहाँ से मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं हमको कालीबंगा सभ्यता से। तो इसलिए कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कह दिया जाता है। अब ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ जिला है, नॉर्थ ए में है, अपने राजस्थान के नॉर्थ में है। नौहर हनुमानगढ़ जिला संबंधित है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है
काली चूड़ियाँ। कई बार डायरेक्टली पूछा गया है कि इस सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये है काली चूड़ियाँ। कौन सी नदी के किनारे? आपको पता है सभ्यता यदि विकसित हुई, नदी तो होना तय है वहाँ पे। आप माइंड में रखिए, यदि आप सभ्यता पढ़ रहे हैं तो नदी तो बाई डिफॉल्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी है वहाँ पे, क्योंकि नदी के किनारे ही सभ्यता डेवलप होती है। तो कौन सी नदी है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी ये अपनी कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे खुदाई जब हुई, उत्खनन का कार्य स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा। तो यह खुदाई में कुछ चीजें निकल के सामने आती हैं। क्या है? घरों के बाहर स्वास्थ्य के निशान मिलना, शवदाह और दफनाने की प्रक्रिया जैसी हम वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं उसी प्रकार की थी वहां पर। यह एक शहरी सभ्यता थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ के शहरों में सड़कें और नालियाँ प्रॉपर बनाई गई थी। ईंटों से बने मकान थे यहाँ पे, जैसे कि वर्तमान में हमारे मकान हैं ईंटों से बने हुए, ऐसे ही मकान थे वहाँ पे। जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिलते हैं कालीबंगा सभ्यता से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी प्रश्न में आपसे पूछ ली जाती हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिली हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हुई थी 2020 में। तो यूनियन बजट जब 2020 आया था तो यहाँ पर 5 आर्कियोलॉजिकल साइट की बात की गई थी और इनको आइकॉनिक साइट बनाने की बात की गई थी। आइकॉनिक साइट किनको? 5 आर्कियोलॉजिकल साइट को आइकॉनिक साइट बनाने के लिए बजट दिया गया था। और यहाँ पर यानी कि इन 5 साइट्स पर म्यूजियम विकसित करने की बात भी की गई थी। तो ये साइट्स आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। तो पहली साइट है इसमें राखीगढ़ी हरियाणा, दूसरी है हस्तिनापुर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, तीसरी है शिवसागर असम, चौथी है धौलावीरा गुजरात, पांचवी है अदिचिन्नलूर तमिलनाडु। तो 5 साइट हैं हरियाणा, यूपी, असम, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर। इनको आइकॉनिक साइट बनाने की बात की गई थी यूनियन बजट 2020 में। तो इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।